हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक्सीलेंट सिटी में आपको स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अगर आप सीजीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 14 फरवरी को सीजीपीएससी प्री का एग्ज़ाम है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह सीजीपीएससी प्री प्रैक्टिस पेपर लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली इस प्रकार की इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती रहे, जो आपके सीजीपीएससी प्री एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं सीजीपीएससी प्रैक्टिस पेपर किस प्रकार के प्रश्न हैं। तो देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मुगल बादशाह बहादुर शाह को इस विद्रोह का नेता बनाया गया है। यह विद्रोह केवल दिल्ली तक सीमित रहा। सिपाहियों, जमींदारों और राजाओं ने इस विद्रोह का संचालन किया था। तो दोस्तों, इसमें उत्तर निम्न कूट के आधार पर दीजिए। तो इसमें इसका जो उत्तर होगा वह होगा डी, यानी कि 1 और 3 सही हैं। यानी कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह का नेता बनाया गया था, सही है। और सिपाहियों, जमींदारों और राजनेताओं ने इस विद्रोह का संचालन किया था, तो ये भी सही है। लेकिन ये दूसरा जो सही नहीं है, इस विद्रोह केवल दिल्ली तक सीमित नहीं था, तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी क्रांतिकारी घटना सुमेलित नहीं है? राम प्रसाद बिस्मिल का कोरी कांड, भगत सिंह केंद्रीय असेंबली बम फेंकना, सूर्य सेन चिटगांव शस्त्रागार और रास बिहारी बोस सैंडर्स की हत्या। तो यहाँ पर जो है रास बिहारी बोस, तो इसका आंसर कौन सा है? तो यहाँ पर जो है रास बिहारी बोस सैंडर्स की हत्या से संबंधित नहीं है, सही नहीं है। बाकी अगर देखें तो राम प्रसाद बिस्मिल का कोरी कांड ये सही है, भगत सिंह केंद्रीय असेंबली बम फेंकना ये सही है, और केंद्र सूर्य सेन चिटगांव शस्त्रागार लूट ये सही है। तो इसे याद रखें। फिर आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष और जोड़ी आंदोलन सुमेलित नहीं है। 1920 असहयोग आंदोलन, 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1939 व्यक्तिगत सत्याग्रह और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो वर्ष आंदोलन जो सुमेलित नहीं है कौन सा है? तो यहाँ पर जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो 1939 व्यक्तिगत सत्याग्रह ये सुमेलित नहीं है। बाकी 1920 असहयोग आंदोलन सही है, 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन सही है, और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन सही है। तो इसे याद रखें। फिर आगे देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाएं किस क्रम में हुई थी? यहाँ पर क्रम बताना है कि कौन सा घटना कैसे हुई थी, कब कब हुई थी। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, दांडी यात्रा, चौरा चौरी कांड, क्रिप्स आगमन। तो यहाँ पर जो है इसका जो आंसर होगा वह है सी, यानी कि क्रम के हिसाब से अगर देखें तो सबसे पहले हुआ था चौरा चौरी कांड, जो कि 1922 में हुआ था। फिर उसके बाद पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, जो कि 1929 में हुआ था। और जो दांडी मार्च था 1930 में हुआ था। और जो क्रिप्स मिशन था वह था 1940। तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर है, पाकिस्तान के किस शहर में श्रीलंकाई क्रिकेट खिलाड़ियों पर आतंकवादियों ने हमला किया था? तो आपको याद होगा, ये न्यूज़ में था। तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान किस खिलाड़ियों में किस शहर में श्रीलंकाई आतंकवादियों ने हमला किया था? तो इसका जो आंसर होगा लाहौर। आगे देखते हैं, मार्च 2009 में किस क्षेत्रीय दल ने राजनीतिक जनगणतांत्रिक गठबंधन से संबंध तोड़ लिए थे? तो कौन सा है? यह बीजू जनता दल, ये जो बिहार से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। फिर है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछे जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो देखते हैं। यूनेस्को सूची 1 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब नेक्स्ट देखते हैं कि तो इसका विकल्प कौन सा है?
तो यहाँ पर जैसे देखें तो जो यूनेस्को है, तो इसका जो सही जोड़ी है वह है पेरिस, और जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसका है जिनेवा, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का है रोम, और IMF का है मुद्रा कोष। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि जो यूनेस्को है इसका है यूनेस्को का है पेरिस, और श्रम संगठन का है जिनेवा, और जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का है रोम है, और IMF का है वाशिंगटन। तो इसे याद रखें, एक बार और देख लें। जो यूनेस्को का है पेरिस, फाओ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का है जिनेवा, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का है रोम में, और IMF का है वाशिंगटन। तो इसे याद रखिए। फिर आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है लोकसभा अध्यक्ष का पद इनमें से कोई नहीं दिलाता है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, क्योंकि जो लोकसभा का अध्यक्ष का पद जब लोकसभा अध्यक्ष नहीं बने रहते हैं उसके पहले एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाते हैं, और उन्हीं के द्वारा ही जितने भी नवनिर्वाचित विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं या विधानसभा में विधायक होते हैं, उन सभी को शपथ दिलाते हैं। उसके बाद उनमें से जो कोई लोकसभा का अध्यक्ष या राज्य विधानसभा का अध्यक्ष बनाते हैं उनको और अलग से शपथ नहीं दिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसे याद रखें। तो इसमें जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं इनको न राष्ट्रपति, न मुख्य न्यायाधीश, न प्रधानमंत्री, ये तीनों में से कोई भी शपथ नहीं दिलाते हैं, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के अधिकारों से संबंध में सत्य है? राष्ट्रपति वास्तव में देश का कार्यकारी अधिकारी होता है। राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में पारित विधेयक कानून बनते हैं। संकट काल में राष्ट्रपति केंद्र सरकार का अधिग्रहण करता है, और राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपीलें की जा सकती है। तो देखते हैं कि यहाँ पर जो कौन सा इसका आंसर है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर होगा बी, यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में पारित विधेयक कानून बनते हैं, याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। 104वें संविधान संशोधन का संबंध है, किससे संबंध है? राज्यों की स्वायत्तता में वृद्धि से संबंधित है। ST SC या OBC प्रत्याशियों को गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण प्रदान करना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के वेतन का पूरा निर्धारण करना, महिलाओं को विधायकों में 30% आरक्षण देना। तो यहाँ पर जो है 104वें संविधान संशोधन का संबंध जो है वह है ST ST और OBC प्रत्याशियों को गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण प्रदान करना है। तो इसे याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्न कथन सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। यह संविधान की अभिरक्षा करता है, या उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनता है, या राष्ट्रपति को विधिक मामलों में सलाह देता है। क्या है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र? क्या है? तो यहाँ पर जो है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित में तीनों कथन सत्य है, क्योंकि यह संविधान की अभिरक्षा करता है, व्याख्या करता है, यह संविधान का कस्टोडियन है, और यह उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें भी सुनता है, और यह राष्ट्रपति की विधिक मामलों में भी सहायता देता है। तो इसमें से इसका तीनों कथन सत्य है, 1 2 3 सही है, याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गरीबों के प्रति छत्तीसगढ़ शासन की नीति से संबंधित नहीं है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ केवल गरीबों के लिए, गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को नाम मात्र की दर पर चावल वितरण, सार्वजनिक क्षेत्र में गरीबों को रोजगार के लिए आरक्षण, और गरीब वृद्धजनों के लिए पेंशन योजना। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इसमें कौन सा कथन है जो गरीबों के प्रति छत्तीसगढ़ की शासन की नीति है से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर होगा सी, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के लिए आरक्षण। यह जो है छत्तीसगढ़ की शासन की जो नीति है गरीबों से संबंधित नहीं है। तो इसे याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। कौन सा झील और राज्य से सम्मिलित नहीं है? उलर झील, चिल्का झील, लोनार झील, सांभर झील। तो यहाँ पर जो है
इसमें जो झील और राज्य सम्मिलित नहीं हुआ है लोनार झील, जो कि सुमेलित नहीं है। और लोनार झील कहाँ है, तो लोनार झील जो है महाराष्ट्र में स्थित है। बाकी जो देखें तो फिर उलट झील कश्मीर में है, चिल्का झील उड़ीसा में जो एक लैगून झील है, और जो सांभर झील राजस्थान में जो खारे पानी का झील है, और यहाँ पर जो उलट झील है वो मीठे पानी का झील है, और यह एक टेक्टोनिक झील है, तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। फिर यहाँ पर बात हो रही है दर्रे की पासेस की, तो देखते हैं बनिहाल के आगे है अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग जम्मू कश्मीर, बोमडीला सिक्किम और नाथुला हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर सुमेलित करना है कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो देखते हैं यहाँ पर जो है, तो जो यहाँ पर बनिहाल दर्रा है वह है जम्मू कश्मीर है। यहाँ पर बनिहाल दर्रा जो जम्मू कश्मीर में है। फिर रोहतांग दर्रा जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसी प्रकार से इसमें अगर हम मिलाएं तो फिर 1 का 2 और उसके बाद 2 का 4, और जिस तीसरा बोमडीला है अरुणाचल प्रदेश में है, और नाथुला जो है सिक्किम में है। तो इस प्रकार से इसका सही जोड़ी होगा 1 का 2 और 2 का 4, और बोमडीला जो है 1, यानी कि इसका आंसर होगा बी। 1 का 2, 2 का 4, 3 का 1 और 4 का 3। आगे बढ़ते हैं। फिर है भारत में भूमि के प्रकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। गुजरात महाराष्ट्र के अलावा क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी उड़ीसा छत्तीसगढ़ झारखंड में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कांप मिट्टी उत्तर भारत के मैदानों में पाई जाती है। तो देखना है कि यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर आपको असत्य कथन बनाना है निम्न में से जो कौन सा है। तो यहाँ पर जो है असत्य कथन जो है सी है, यानी कि लेटराइट मिट्टी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। आपको याद होगा कि लेटराइट की मिट्टी उसी क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, जिससे जो मिट्टी में जो उर्वरक तत्व रहते हैं वो निछालन के तहत पूरे बह जाते हैं। बाकी जो तीनों कथन है कि गुजरात और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के अलावा क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती सही है, या कपास के लिए प्रसिद्ध है यह क्षेत्र। लाल मिट्टी उड़ीसा छत्तीसगढ़ झारखंड में पाई जाती है, ये भी सही है। और काप मिट्टी उत्तर भारत के मैदान में पाई जाती है। काप मिट्टी जो नदी द्वारा जो बहा कर लाई जाती है उसे ही कहा जाता है। तो उत्तर भारत में गंगा का मैदान है, जो सिंधु नदी प्रणाली का मैदान है। तो इस प्रकार से तो याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है 22 अक्टूबर 2008 का दिन भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन भारतीय अंतरिक्ष संगठन ने श्रीहरिकोटा से चंद्रयान का सफल प्रक्षेपण किया था। तो यहाँ पर जो है सही है आंसर इसका। कथन कारण दोनों सही है, और कथन कारण कथन को स्पष्ट करता है, क्योंकि इस दिन जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 1 का सफल प्रक्षेपण किया था। तो इसे याद रखें। और इसमें जो प्रक्षेपण किया था वो किस यान से किया था, तो वो था PSLV-11। तो इसे याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है निम्न में से किस संस्थान में राष्ट्रीय सुदूर संवेदी अभिकरण स्थापित है। देहरादून में, बेंगलोर में, तिरुवनंतपुर में और हैदराबाद में। तो यहाँ पर बताना है कि आप में कौन से यहाँ पर जो है राष्ट्रीय सुदूर संवेदी अभिकरण स्थापित है, तो वह है हैदराबाद में है। तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन बृहद हैड्रॉन कोलाइडर परियोजना के संबंध में सही नहीं है। यह फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित एक बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला है। इस परियोजना से 8000 वैज्ञानिक जुड़े हैं, जिनमें 30 भारतीय भी हैं। इस परियोजना का उद्देश्य भविष्य में होने वाले आणविक युद्धों को रोकना है। यह परियोजना पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित रहस्यों का अनावरण करेगी। तो यहाँ पर देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो है सही नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो सही नहीं वो कथन है वह है सी है, यानी कि इस परियोजना का उद्देश्य भविष्य में होने वाली आणविक युद्ध को रोकना नहीं है। बाकी जो है यह फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित एक बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला है। इसमें 8000 वैज्ञानिक शामिल जुड़े हैं, जिसमें 30 भारतीय हैं। और इस परियोजना पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित रहस्यों का जो है अनावरण करेगी। तो आगे बढ़ते हैं। फिर है कौन सी जोड़ी और उसकी
व्यक्ति है ना, और जो सॉफ्टवेयर कंपनी सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, तो SR नारायण मूर्ति इंफोसिस, शिव नाडार CVPC, नीलम धवन माइक्रोसॉफ्ट और अजीज प्रेमजी विप्रो। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो कौन सा व्यक्ति उस जो अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी से सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर है वह है बी, शिव नाडार PC, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी जो है N नारायण मूर्ति इंफोसिस, ये सही है। नीलम धवन माइक्रोसॉफ्ट, ये सही है। और अजीम प्रेम जी विप्रो, ये सही है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर है, नैनो प्रौद्योगिकी संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इससे सूचना क्रांति में तीव्र गति आएगी, या कार उत्पादन उद्योग में प्रयोग की जाती है। भारत ने एक राष्ट्रीय नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की है। नैनो टेक्नोलॉजी का संबंध अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर वैज्ञानिक कार्यों से है। तो यहाँ पर जो है गलत कथन आपको बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि गलत कथन कौन सा है। तो यह कार उत्पादन में प्रयोग की जाती है, यह जो कि एक गलत है। बाकी जो तीनों अगर देखें तो इससे सूचना क्रांति में तीव्र गति आएगी। भारत ने एक राष्ट्रीय नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की, है सही है। और नैनो टेक्नोलॉजी का संबंध अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर वैज्ञानिक कार्यों से है। तो बाकी तीनों सही है, वो भी गलत है, इसे याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन स्वतंत्रता के पश्चात भारत में हुए भूमि सुधार से संबंधित है। सरकार ने बिचौलियों को हटाकर जोतने वालों को भूमि का स्वामी बनाया है। सरकार ने भूस्वामियों से नया बंदोबस्त कर भू राजस्व में वृद्धि की है। सरकार ने प्रत्येक काश्तकार की भूमि का अधिकतम आकार निश्चित किया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वह है डी, यानी कि जो है 1 और 3 जो भूमि सुधार से संबंधित है भारत में। तो कौन सा है? यह भारत सरकार ने बिचौलियों को हटाकर जोतने वालों को भूमि का स्वामी बनाया, सही है। और सरकार ने जो है प्रत्येक काश्तकार की भूमि का अधिकतम आकार निश्चित किया है। तो यह से याद रखें। आगे बढ़ते हैं। तो पीजे कुरियन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, हरित क्रांति से। तो यहाँ पर बता दूं आपको कि जो यहाँ पर जो पीजे कुरियन से संबंधित किससे संबंधित है, तो इस चारों में से पीजे कुरियन है किससे संबंधित नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड जो होना चाहिए था वो कौन था? तो यहाँ पर होना था या तो वर्गीस कुरियन जो कि श्वेत क्रांति से संबंधित है, और या तो फिर MS स्वामीनाथन जो कि हरित क्रांति से संबंधित है। तो इसे याद रखें। तो यहाँ पर जो हरित क्रांति से संबंधित MS स्वामीनाथन है, और जो श्वेत क्रांति से संबंधित है वह है वर्गीस कुरियन। तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान में भारत में कृषि बाजार व्यवस्था के संबंध में गलत है? ऑप्शन ए, कृषि बाजारों का व्यवस्थापन तथा बाजारों की पारदर्शिता, बाजार स्थलों तक सड़कें, भंडारगृह जैसे ढांचागत सुविधाएं, कृषि मंडियों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुक्त प्रवेश, कृषि उत्पाद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से जो है कृषि बाजार व्यवस्था के संबंध में गलत है। तो यहाँ पर जो है इसका सी गलत है, यानी कि कृषि मंडियों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुक्त प्रवेश, ये गलत है। बाकी तीनों सही हैं, इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर निम्न में से कौन सी जोड़ी खिलाड़ी और खेल सुमेलित है? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर जो है कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है। तो गगन नारंग हॉकी, मिताली राज हैंडबॉल, भाईचुंग भूटिया फुटबॉल, और MK कौशिक गोल्फ। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो कौन सा खिलाड़ी है कौन से संबंधित है, देखते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर है सी, यानी कि जो भाईचुंग भूटिया वह फुटबॉल से संबंधित है। बाकी जो तीनों हैं ये गलत है। तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर है, लकड़ी के भूसे में लिपटी बर्फ शीघ्र नहीं पिघलती क्योंकि लकड़ी का भूसा कुचालक होने से यह ताप संवहन को रोकता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो है इसका आंसर होगा वह होगा ए, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन को स्पष्ट करता है। यानी कि यहाँ पर जो है लकड़ी भूसे में लिपटा होता है तो वह शीघ्र नहीं पिघलता है, क्योंकि उष्मा का जो है भूसा जो है उष्मा का कुचालक होता है। इसे
इसलिए यहाँ पर जो ऊष्मा, जो भूसा है, ऊष्मा का कुचालक होता है, तभी जो है बर्फ को तापमान नहीं मिलता है और जो है वह पिघलता नहीं है, तो इसे याद रखें। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में चिकित्सा विज्ञान के विकास के संबंध में असत्य है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने गंभीर रोगों के उपचार के लिए स्टेम सेल इंजेक्शन तैयार किया है। भारत ने पल्स पोलियो के प्रतिरक्षण का संकल्प लिया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत जीनोम की तकनीकी खोज निकाली है और भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की योजना शुभारंभ की है। तो यहाँ पर असत्य कथन चुनना है आपको। तो यहाँ पर जो असत्य कथन वह है ए, यानी कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने गंभीर रोगों के उपचार के लिए स्टेम सेल इंजेक्शन तैयार किया है, जो कि यहाँ पे गलत है। बाकी तीनों कथन बी सी डी सही है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? वैज्ञानिक और आविष्कार सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर देखें तो फिर यहाँ पर जो सभी विकल्पों में थोड़ा सा मिस्टेक भी है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है फर्डिनेंड कैरी जो है, जो रेफ्रिजरेटर का जो आविष्कारक है वह है अल्फ्रेड मेलो, और जो ओजोन का आविष्कारक है वह है फेब्री चार्ल्स, और जो है एस्पिरिन का जो आविष्कारक है वह है फेलिक्स हॉफमैन, और जो अरविंद खुराना है जेनेटिक कोड, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो है सुमेलित, कौन सा सभी सुमेलित होना चाहिए था प्रश्न। तो यहाँ पर देखें तो जो अरविंद गोविंद खुराना जो है जेनेटिक कोड से संबंधित है, और जो रेफ्रिजरेटर से संबंधित है वह है अल्फ्रेड मेलो, और ओजोन से संबंधित है फेब्री चार्ल्स, और जो एस्पिरिन से संबंधित है वह है फेलिक्स हॉफमैन। तो इसे याद रखें, आविष्कारक अक्षर पूछे जाते हैं। फिर है, महानदी में अपवाह व्यवस्था में निम्न कथन से संबंधित है। महानदी अपवाह व्यवस्था छत्तीसगढ़ में सबसे विस्तृत है। शिवनाथ नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, हसदो और पैरी महानदी की अन्य सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर आपको उत्तर देना है कौन सा कथन है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा, तीनों सही होगा, ए बी, मतलब ए 1 2 3 तीनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे इस प्रकार के इम्पोर्टेंट कंटेंट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस पेपर पे।